वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो शासन करना आरंभ किया जाता है, इसके बाद भारत में एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था आरंभ हो जाती है जिसे कि कॉलोनियल इकोनॉमी या उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जब यहाँ पे उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था आरंभ कर दी जाती है और भारत को उपनिवेश ब्रिटेन के द्वारा बना लिया जाता है, तो उनकी आर्थिक नीतियों में समय समय पे परिवर्तन होता है। और इसी उसके आर्थिक नीतियों को एनालिसिस करने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार आर.पी. दत्त, रजनीपाम दत्त ने पूरे ब्रिटिश कालीन जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था इसको कह सकते हैं, उसको 3 चरणों में विभाजित किया था। और वो 3 चरणों में से हम लोग पहला चरण, जिसे कि पूंजीवाद, वाणिज्यिक पूंजीवाद कहा जाता था, वाणिज्यिक पूंजीवाद को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसी का जो दूसरा चरण है औद्योगिक पूंजीवाद, आज हम लोग औद्योगिक पूंजीवाद को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले औद्योगिक पूंजीवाद का जो कार्यकाल इंडिया टुडे में रजनीपाम दत्त ने दिया है वो है 1813 से 1858। इस काल में उनकी नीतियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है और इससे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आरंभ होता है कब से? 1813 से। तो स्टार्टिंग में ही बहुत ही बड़ा निर्णय लिया जाता है ब्रिटिश की संसद के द्वारा। वो निर्णय है 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या कर दिया, भारत में जो एकमात्र कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले भारत में ब्रिटेन की एकमात्र यही कंपनी थी जो व्यापार करने आई थी। अब क्या किया, इनका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके और भी जो कंपनियां थी ब्रिटेन में उसे भी भारत आने का छूट दे दिया गया, क्योंकि इस दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। इसको शॉर्ट में हम लोग IR लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था कहाँ? ब्रिटेन में। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ब्रिटेन में मशीनों से सामानों का निर्माण होने लगा, जिसके कारण उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और ये बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया। और ब्रिटेन एक छोटा सा द्वीपीय देश हम लोग सभी जानते हैं, तो उतने छोटे से देश में इतने इतने सारे प्रोडक्ट का खपत नहीं हो सकता था। इसलिए वहाँ के जो इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग थे, पूंजीपति वर्ग थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ के सरकार से भेंट किया, सरकार को ज्ञापन दिया और सरकार से परमिशन मांगा कि हमें भी भारत में जाने का परमिशन दिया जाए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और रॉ मटेरियल का भी बहुत बड़ा वहाँ स्रोत है। इसीलिए सिर्फ एक कंपनी के जगह हम लोगों को भी परमिशन दिया जाए, ताकि हमारा जो आर्थिक स्थिति है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो परिवर्तन हुआ है, उसमें हम लोग लाभ उठा सकें और ब्रिटेन को भी लाभ होगा इससे। तो इसीलिए वहाँ 1813 का चार्टर एक्ट आता है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन याद रखना, 2 क्षेत्रों, चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाद बाकी चीज़ों में एकाधिकार खत्म हो गया। यानी अब क्या हो गया, ब्रिटेन के द्वारा अब वहाँ के हर एक पूंजीपति, हर एक व्यापारी के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया। भारत का दरवाज़ा सबके लिए खोल दिया गया। पहले एक कंपनी भारत में थी, अब यहाँ हजारों लाखों कंपनियाँ आ गई, हजारों लाखों कंपनियाँ आ गई ब्रिटेन से, और सभी भारत में आके व्यापार करने लगी। यानी पहले एक कंपनी लूट रही थी, अब हजारों कंपनियाँ मिलकर लूटने लगी। और एक तरह से वहाँ ब्रिटेन से जो कंपनियाँ आती थी और उनका प्रोडक्शन जो कि मशीनों से द्वारा तैयार किया गया सूती वस्त्र होता था, और उस दौर में भारत के सूती वस्त्र की विदेशों में काफ़ी मांग थी। अब क्या हो गया कि बहुत सारी जब कंपनियां एक साथ यहाँ पे आ गई और सब ने यहाँ पर निर्यात करना प्रारंभ कर दिया भारत, तो भारतीय बुनकरों से तैयार जो सूती वस्त्र थे वो क्वालिटी उनका अच्छा था, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते थे क्योंकि उसका लागत बहुत ज़्यादा पड़ता था। और भारतीय अब क्या हो गए, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटेन के कंपनी से जो मशीनों से तैयार कपड़े आते थे उनकी ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि ये सस्ते होते थे, सस्ते होते थे और क्वालिटी में भी अच्छे दिखते थे। तो इसलिए भारतीयों का झुकाव
इस ओर बढ़ गया, ब्रिटेन से बने कपड़ों की ओर। और इसके कारण क्या हो गया, भारत एक तरह से देखा जाए तो भारतीय लोग ब्रिटेन के बने सूती कपड़े, वस्त्र पे निर्भर हो गए, क्योंकि सस्ते थे, क्वालिटी में अच्छे थे, तो लोग उधर चले गए। और इससे भारतीय बुनकर या भारतीय जो पूंजीपति वर्ग थे, भारतीय व्यापारी वर्ग थे, उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई। इस दौरान हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन यहाँ पे जो भी नीतियाँ बनाई गई वो औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर बनाई गई। क्या क्या चीज़ों का उन्हें समय समय पर ज़रूरत था, उसी अनुसार से वो नीतियों में परिवर्तन कर गए। कब उसे रॉ मटेरियल का ज़रूरत था, कब उसे ज़्यादा खपत का ज़रूरत था, जब उसे लगता था नहीं कि भारतीय व्यापारी ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं तो टैक्स बढ़ा देते थे भारतीयों पर, और ब्रिटेन से जो माल आता था उस पर टैक्स बिल्कुल जीरो के बराबर कर देते थे। तो इसके माध्यम से भारतीयों का लागत बढ़ जाता था और भारतीय कपड़े महंगे होते थे। इस तरह किसी न प्रकार से भारतीय व्यापारियों को साइड करने का काम किया गया इस दौरान, और ब्रिटिश उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी वर्ग को आश्रय देने का काम किया गया, चाहे वो टैक्स में उसे रिबेट देकर किया गया, या तो अनेक प्रकार से छूट देकर, या कच्चा माल जो उन्हें मिलेगा उसमें रिबेट देकर उसके लागत को कम करने का प्रयास किया गया। और व्यापार में भारतीय जो व्यापारी वर्ग थे या भारतीय बुनकर वर्ग थे, इन सबको साइड कर दिया गया ब्रिटेन ने अपने हित में। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन को कच्चा माल का आवश्यकता था, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, और अब उनका जो सेलिंग था, उनका जो निर्यात था, अन्य उपनिवेशों में भी होने लगा, इसलिए उसको कच्चा माल का काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता था। इसलिए उसने क्या हुआ, भारत की तरफ टारगेट किया और भारत को कच्चा माल का एक स्रोत के रूप में उन्होंने उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और इसी से संबंधित आगे वो नीतियाँ लागू करते हैं, किस प्रकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल मिल सके। दूसरा, उसको उत्पादों की बिक्री के लिए भी मार्केट चाहिए था, और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था। इसलिए आगे जो नीतियाँ उनकी बनती है, कच्चा माल प्राप्त करने का अधिक से अधिक, दूसरा इसे कैसे बिक्री कर सकें भारत में ज़्यादा से ज़्यादा, और जो यहाँ पर भारतीय व्यापारी वर्ग हैं उनको पीछे किया जाए, उनके लागत को बढ़ा दिया जाए, ताकि लोग खुद ही उनके प्रोडक्ट को नहीं कर दें। तो आगे जो नीतियाँ बनती है, यही दो चीज़ों को ध्यान में रखकर बनती है। बिक्री बढ़ाना है, यहाँ पे सेल बढ़ाना है इंडिया में, और दूसरा कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, ब्रिटिश व्यापारी वर्ग के लिए भारत का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया गया। पहले एक कंपनी थी, अब हजारों कंपनी आ गई, और भारत अंततः क्या हो गया, एक तरह से कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनकर इस दौरान रह जाता है। भारत में अब क्या करना है, भारत में जो भी रॉ मटेरियल थे, कच्चे माल, उसे ब्रिटिश व्यापारी खरीद लेते थे और जाके वहाँ के मशीनों से तैयार माल करके फिर ही भारत आके उसी को बेचते थे। कच्चा माल खरीदते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, और वहाँ के इंडस्ट्री में उसे तैयार करके फिर भारत में आके उसे बेचते थे। अर्थात भारत क्या हो गया, भारत जो पहले एक निर्यातक देश था, भारत के कपड़ों, मसालों का विदेशों में निर्यात होता था, अब भारत क्या करने लगा, आयात करने लगा, क्योंकि भारतीय लोग उन चीज़ों को खरीदने ही नहीं लगे, अपने देश के चीज़ों को नहीं खरीदने लगे, क्योंकि ये महंगे होते थे, क्वालिटी में भी मशीनों से तैयार माल के बराबर नहीं था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसका झुकाव हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सस्ते चीज़ों के लिए भारतीय हमेशा आकर्षित रहते हैं। आज भी देखिए, चाइना से जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, चीन से बने प्रोडक्ट सस्ते होते हैं भारतीय के वनिस्पत। तो हम लोग चीन की ओर हमेशा चीन से बने प्रोडक्ट को भी खरीद रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो या तो खिलौना हो, हर चीज़ में चाइनीज आइटम को हम लोग खरीद रहे हैं, जबकि हम लोग जानते हैं चाइना हमारा हित कभी नहीं चाहता है, लेकिन हमें सस्ते चीज़ खरीदने की आदत है, और स्थिति भी ऐसी है, मैनेज करके लोगों को चलना पड़ता है, आर्थिक स्थिति उतनी सबल भी नहीं है। तो उस समय भी वही हुआ, उस दौर के हमारे भारतीयों ने भी इस चीज़ को नहीं सोचा और ब्रिटेन से बने चीज़ों को खरीदने लगे, और ब्रिटेन ने काफ़ी मुनाफा कमाया, और भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, उनका एक तरह से पतन हो गया, और भारतीय जो कपड़े होते हैं उनके महंगे होने के कारण इन लोगों के सामने प्रतिस्पर्धा में कहीं टिक नहीं पाए। इस दौरान और एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है ब्रिटेन के नीतियों में, वो है कि भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया गया। ये एक्चुअली भारतीयों को आधुनिक बनाने का प्रयास नहीं था, इसके पीछे दो तीन कारण थे। पहला जो कारण था कि उन्हें कर्मचारी चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए था,
एम्प्लॉय चाहिए था अपने जो उनका साम्राज्य यहाँ पे विस्तार हो रहा था उसको चलाने के लिए कर्मचारी चाहिए। तो कर्मचारी ऐसे लोग चाहिए जो कि अंग्रेजी पढ़ लिख सके, अंग्रेजी समझ सके। और भारतीय तो इसमें अंग्रेजी में उसे दिक्कत था। तो अब इन्हें आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा, ताकि ब्रिटेन से कितने लोगों को लाया जाएगा, और वहाँ भी पॉपुलेशन सीमित है। तो यहाँ के लोगों को आधुनिक शिक्षा देकर अपने यहाँ एम्प्लॉय बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लोग वहाँ जॉब करेंगे उन ब्रिटेन के प्रति उनकी वफादारी हो जाएगी, अंग्रेज़ों के प्रति उनकी वफादारी रहेगी, और जॉब के माध्यम से बंधे रहेंगे अपने दायित्वों से। दूसरा उसका जो ज़रूरत था, वो पहला तो हो गया कि एम्प्लॉय के रूप में। दूसरा ज़रूरत है, अगर भारतीय आधुनिक बनेंगे तो वो क्या करेंगे, अंग्रेज़ों के अनुसार, अंग्रेज़ों के सोच विचार के अनुसार चलने लगेंगे, और उसे अंग्रेजी सभ्यता पसंद आने लगेगी, और वो धीरे धीरे हमारी तरफ आकर्षित होंगे और फिर हमारा साथ देंगे। क्योंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों के साथ रहते रहते वो भी भारत में जो उस समय परंपरागत पोशाक होता था, धोती कुर्ता या साड़ी पहनती थी औरतें, तो अब क्या होने लगेगा, ये जो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा से जो लोग पढ़ेंगे वो कोट पैंट टाई पहनने लगेंगे, अंग्रेजों के अनुसार उनका रहन सहन बदल जाएगा। इससे क्या होगा, वैसे भी उनका माल का खपत बढ़ेगा, उनकी बिक्री बढ़ेगी। तो ये सारे नीतियों को ध्यान में रखकर उन्होंने भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का विकास करने का भी नीति इस दौर में चलाया। और हम लोग जानते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1813 के ही चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी ने प्रत्येक साल 1 लाख रुपया भारतीयों के शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया। 1 लाख प्रत्येक साल खर्च करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक साल खर्च 1 लाख रुपया भारतीयों के शिक्षा में वृद्धि के लिए खर्च किया जाएगा, यानी उनके शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। इसके बाद ब्रिटेन में आधुनिक मशीनों से तैयार सस्ते लागत पर तैयार कपड़ों को भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा। बिल्कुल, वहाँ आधुनिक मशीनों से जो भी प्रोडक्ट तैयार होते थे और सीधे भारतीय बाजारों में बेच दिया जाता था और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास किया जाता था। इसका परिणाम क्या हो गया, भारत में जो अंग्रेजी कपड़े होते थे वो सस्ती कीमत होते थे और भारतीय महंगे होते थे। इसके आगे भारतीय टिक नहीं पाए और भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। और वस्त्र उद्योग का पतन हो गया और देखते हैं कि उस क्षेत्र में जो लोग लगे थे भारतीय वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास अन्य कोई साधन नहीं रहता है, अंततः वो कृषि करने लगते हैं और कृषि पर भी बोझ बढ़ जाता है। इसे हम लोग परिणाम में आगे देखने वाले हैं। इसी प्रकार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भारत से मुनाफा कमाया जाए, इसके लिए क्या करते हैं, जो उनकी राजस्व नीति थी, भू राजस्व नीति में भी समय समय पर परिवर्तन करता है। और इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं इस दौर में लागू की जाती है, एक है रैयतवाड़ी और एक है महलवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1822 में आरंभ की जाती है और महलवाड़ी व्यवस्था को 1833 में भारत में लागू की जाती है। यानी उनके जो भू राजस्व नीति थी उसमें भी परिवर्तन हुआ। पहले अस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त था, अब यहाँ पे इस दौर में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था देखने को मिल जाता है। अब इसके साथ ही उन्होंने अब भारतीयों को प्रेशर डालना प्रारंभ किया। भारतीयों को ये कहा गया कि आपको खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करना है, और ये ब्रिटेन के उद्योगों की जरूरत थी। वाणिज्यिक फसल ब्रिटेन के उद्योगों का महत्वपूर्ण जरूरत था। उस जरूरतों को पूरा करने के लिए अब जो भारतीय किसान थे उससे कहा कि आप खाद्यान्न का उत्पादन करने के जगह आप किसका उत्पादन, वाणिज्यिक फसल में क्या क्या आता है, जैसे कि चाय उगाइए, चाय कॉफ़ी, जिससे कि सीधे लाभ हो। ये खाने पीने की खाद्यान्न सामग्री नहीं, खाद्यान्न फसल नहीं होती थी। चाय कॉफ़ी या तो आपको जूट इस तरह की फसलें, जिससे कि सीधा कैश इनकम हो, कैश प्रॉफिट हो। इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के फसलों को भारत में उत्पादन करने के लिए भारतीय किसानों को बाध्य किया गया। और इसके कारण भारत में क्या हो गया, लोग पहले खाद्यान्न उगाते थे, खाने पीने लायक चीज़ों को रखते थे, खाद्यान्न फसलों को, चाहे चावल हो गेहूँ हो, अब बाद बाकी को बेचते थे और अपने अन्य ज़रूरतों को पूरा करते थे। इस तरह एक
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अब क्या हो गया, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के कारण, चाहे वो नील हो, कपास हो, अफीम, चाय, जूट, हर चीज़ों के इस तरह के खाद्यान्न फसलों के जगह वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के कारण क्या हो गया, भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई। खाने पीने के जो फसल थे उनका उत्पादन कम होने लगा। चावल, गेहूँ, इन सब चीज़ों का उत्पादन कम होने से क्या हो गया, यहाँ पे अकाल आने लगा, क्योंकि खाने की चीज़ें फसलें बची नहीं, और जो भी बचे थे कहीं तो उसे जमाखोरी के माध्यम से जो अंग्रेज अधिकारी होते थे जमा कर लेते थे, और जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाता था तब वो उसे निकालते थे और काफ़ी ऊंची कीमत पर बेचते थे, जिससे कि भारतीय किसान, भारतीय गरीब खरीद नहीं पाते थे। और हम लोग जानते हैं इसी नीतियों के कारण भारत में निरंतर अकाल आने प्रारंभ हो गए। पहले कभी नहीं भारतीय इतिहास में आज तक कभी भी भूखे लोग नहीं मर रहे थे, अकाल नहीं आ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की इस नीति के कारण भारत में निरंतर अकाल आना प्रारंभ हो गया और लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे, क्योंकि खाने को यहाँ पे अनाज नहीं बचा और किसानों को मजबूर कर दिया गया कि आपको वाणिज्यिक फसल उगाना है, चाहे आपको कपास उगाना है, जूट उगाना है, चाय उगाना है। अगर किसी को भूख लगा तो बताइए वो किसान क्या नील खाएगा, कपास खाएगा, चाय खाएगा, जूट खाएगा, कॉफ़ी खाएगा? नहीं, उससे पेट तो नहीं भर सकता है। और अंततः उसके पास तो ये चीज़ें काफ़ी थी, जूट है, कपास है, लेकिन खाने को अनाज नहीं होता था। इसके कारण अकाल भारत में पहली बार देखने को मिलता है, इस दौर में ही स्टार्ट हो जाता है। एक बहुत ही सकारात्मक काम भी हुआ इस दौर में, वो था रेलवे का विकास। रेलवे का विकास इस दौर का, जो कि औद्योगिक पूंजीवाद का दौर देख रहे हैं, उसमें रेलवे का विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हम लोग इस दौर का मान सकते हैं। लेकिन इसे ब्रिटेन ने अपनी ज़रूरतों के लिए विकसित किया था, न कि भारत के विकास के लिए। रेलवे तो बिल्कुल विकास का एक प्रतीक माना जाता है, लेकिन भारत में जो उसका विकास हुआ अंग्रेजी ने अपने हित में किया। इसका मकसद था अपना सामरिक और आर्थिक हित। सामरिक में उसे ये था कि इस दौर में भारत में विद्रोह होना प्रारंभ हो गया था, तो उसे लगता था कि विद्रोह के दौरान विद्रोह को दबाने के लिए हमें ऐसे यातायात के संसाधन चाहिए जहाँ कि हम सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से मूव कर सकें और काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सके। इसके लिए रेलवे का विकास किया गया। सामरिक, सामरिक मतलब सेना को इधर उधर से जल्दी से मूव करने के लिए पहला जरूरत ये था। दूसरा जरूरत था उसका आर्थिक, उसमें कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल को ले जाकर बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके, और रेलवे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा अब गांव-गांव से उठाकर बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सकता था और बंदरगाहों से उसे ब्रिटेन भेजा जा सकता है। तो रेलवे का दूसरा कारण विकास करने का ये था। रेलवे का जो तीसरा कारण था, ब्रिटेन से जो तैयार माल आएगा, तैयार माल को गांव-गांव तक, दूर दराज के इलाकों तक किस तरह पहुंचाया जाएगा, तो रेलवे के माध्यम से। तो रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों के लिए किया सामरिक दृष्टिकोण से, और कच्चा माल और तैयार माल को भारत के हर क्षेत्र में पहुंचा देने के लिए उन्होंने रेलवे का विकास किया अपनी ज़रूरतों के लिए। लेकिन हाँ, इस दौर का जो हमें इसे याद करना है, इसे अच्छे से समझना है कि रेलवे का विकास औद्योगिक पूंजीवाद के दौर में 1853 में भारत में आरंभ हो जाता है। 1853 में पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चला था, आप सभी को याद ही होगा, मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली, मुंबई से ठाणे के बीच, और जो डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। तो पहला ट्रेन इसी कार्यकाल में चलाया गया। ये था इस दौर की महत्वपूर्ण बातें, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई और भारत में उसी के अनुसार औद्योगिक क्रांति के अनुसार अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन होता है। सबसे पहले वो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करती है, और सारी और जो भी अदर कंपनी थी ब्रिटेन की, उसे भारत आने का आदेश दे दिया जाता है। वो लोग भी भारत आकर व्यापार करने लगते हैं, और उसके इतनी सारी कंपनियों के आ जाने के कारण जो तैयार माल ब्रिटेन से आता था और वो सस्ते और क्वालिटी में अच्छे होते थे, और उसके सामने भारतीय उद्योग धंधे टिक नहीं सके और अंततः इनका पतन हो गया। और
एक तरह से देखते हैं कि इसके अलावे जब उन्हें इन नीतियों में और भी कुछ परिवर्तन करना था, जिससे कि पश्चात शिक्षा का विकास किया गया, ताकि लोग सोच से अंग्रेजी विचारों को समर्थन करने लगे और अंग्रेजी कल्चर को अडॉप्ट करें। पढ़ने लिखने के बाद वो उसको पता था कि पढ़ने लिखने के बाद हमारी ओर बुद्धिजीवी वर्ग आएंगे, और आरंभ में ऐसा हुआ भी था, ताकि उसे सपोर्ट करे और उनका जो इच्छा है अंग्रेजों का उसकी पूर्ति हो सके। इसी प्रकार रेलवे का भी विकास किया जाता है इस दौर का। तो अभी सारे जो संक्षिप्त हम लोग देख रहे थे इस दौर की मुख्य मुख्य बातें, अब हम लोग देखेंगे इसका परिणाम क्या होता है, भारत में इसका परिणाम क्या होता है, भारत में इसका रिजल्ट क्या होता है। जैसा कि पहले भी बात कर रहे थे, खाद्यान्न की कमी हो जाती है और अकाल आने लगता है। जब वाणिज्यिक फसलों का यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होने लगता है और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ना के बराबर होने लगता है, तो देश में खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है, खाद्यान्न संकट आता है और समय समय पर देश में अकाल आना प्रारंभ होता है। ये भारत के इतिहास में पहली बार होता है जब अकाल आता है। पश्चात शिक्षा का विकास 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही 1 लाख हर साल देना प्रारंभ कर दिया गया था। तो इसके माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये भारत को आधुनिक, भारतीयों को आधुनिक बनाने के लिए नहीं, जबकि ब्रिटेन ने अपनी ज़रूरतों को, चाहे उसे कर्मचारी चाहिए था और उनके, ताकि भारतीयों को इस तरफ पढ़ा दिया जाए, इस तरह उसके सोच को विकसित कर दें कि वो ब्रिटेन के हाँ में हाँ मिलाए और उसे अंग्रेजी कल्चर अच्छा लगने लगे और उन्हीं के अनुकूल ढल जाए, ताकि कोई विरोध की संभावना नहीं बचे। तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का प्रारंभ किया था। इसका परिणाम जो सबसे भयानक हुआ वो सब क्या होगा, भारत में गरीबी आ गई, क्योंकि जब उद्योग धंधे चौपट हो गए, लोगों का कोई साधन रहा नहीं। अब सारे जो उद्योग जब चौपट हो गए तो उसमें जो लोग लगे थे वो भी बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई और जो बेरोजगार लोग निकले उद्योगों से वो कहाँ चले गए, कृषि पर। अब वो गांव घर जाके कृषि करने लगे, तो कृषि पर निर्भरता बढ़ गई, क्योंकि भूमि तो सीमित था और लोग वहाँ पे बढ़ गए, तो कृषि पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जबकि कृषि में भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कृषकों पे भी अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, चाहे वो रेतवाड़ी हो, महलवाड़ी हो, उच्च दर हाई रेट पे टैक्स इन लोगों से लिया जाता था, जिसके कारण यहाँ भी कुछ अच्छा परिणाम नहीं रहा और कृषि में भी जब जाने के बाद उनका वहाँ भी भारतीयों का शोषण हुआ, दमन हुआ और एक तरह से भारत पूरी तरह से आर्थिक रूप से एक कमज़ोर श्रेणी में आ गया, जो कि एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, अब वो गरीबी और भूखमरी और बेरोजगारी से करा रहा था। और ये इसका औद्योगिक पूंजीवाद का जो चरण है, इन्होंने भारत की जड़ों को खोखला कर दिया। इस औद्योगिक पूंजीवाद के चरण के संबंध में दो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, कार्ल मार्क्स और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने भारत में जो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण रहा है, द्वितीय चरण, जिसे उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, इसके संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें कही है और ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग याद रखेंगे और ये एग्जाम में आपको काफ़ी मदद पहुँचाएगा। पहला, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। बिल्कुल, भारत पूरा दुनिया को कपड़ा, क्लॉथ निर्यात करता था, लेकिन अब क्या किया, भारत को ही कपड़ों से भर दिया गया। विश्व के कपड़ों के घर, भारत विश्व का कपड़ों का घर था, इसे विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। ये किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। बिल्कुल, जो बुनकर थे वो जब बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए, तो और अकाल में कितने की मृत्यु भी हो गई, वो मर गए, इसीलिए विलियम बेंटिंग ने कहा, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, किसका कथन है, विलियम बेंटिंग का। पूछा जा सकता है, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने। और ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुनकरों की हड्डियों वाला और कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप लोग याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। कल हम लोग इसका तीसरा जो चरण है उस तीसरे चरण को पढ़ने वाले हैं, जो है वित्तीय पूंजीवाद। 1858 से आरंभ होगा 1947 तक, बाद की आज़ादी तक। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।